हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछला लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें मॉलिक्यूलरिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था और हमने इसके डिफरेंस के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है? किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हम पहले उसका इंस्टेंटेनियस रेट देखते हैं क्या होगा, और उस इंस्टेंटेनियस रेट का अगर हम इक्वेशन बना के उसका इंटीग्रेशन कर दें तो होल सब्सटेंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आएगा और रेट लास्ट में आपका रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा, जिससे हम रेट कांस्टेंट के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। और रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट जो होता है वो किसी रिएक्शन के रेट को डिसाइड करता है। तो इस तरह से हम सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख रहे हैं, कैसे हम इसको निकालेंगे। तो आइए देखिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक हमने रिएक्शन कंसीडर कर ली, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन A इक्वल प्रोडक्ट। कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस रिएक्शन का रेट किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि उसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा उसमें कंसंट्रेशन टर्म पर पावर कितनी आ जाएगी? जीरो। तो अगर हम इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन मान लें, इफ इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन देन रेट इक्वल क्या होगा? माइनस dA अपॉन dt, और ये प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन A पे पावर 0, तो इक्वल हो जाएगा K इंटू A पे पावर 0। और इसको क्या लिख सकते हैं? K A पे पावर 0 1 हो गया, तो d माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल क्या आ गया? K आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करना चाहेंगे। dA इक्वल क्या लिख सकते हैं? माइनस K इंटू डी टी। इस इक्वेशन का हम क्या करें? इंटीग्रेशन कर दें, तो हमारा इक्वेशन जो आएगा वो क्या हो जाएगा? ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन का साइन आएगा dA इक्वल माइनस इंटीग्रेशन K इंटू dt। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन A इक्वल माइनस KT प्लस, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सपोज हियर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इज I, दिस इज इक्वेशन 1। तो इस तरह से हमने एक कोई रिएक्शन को सपोज करते हुए उसका रेट देखा और उसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमारा ये आ गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यहां I आपका एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं हियर I इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सपोज करेंगे व्हेन t इक्वल 0, जब t 0 है तब जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगी। ये जो हम कंसंट्रेशन A ले रहे हैं ये टाइम t पर ले रहे हैं, बट व्हेन t is 0 then
A इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ A विल बी इक्वल टू A0। ये दोनों वैल्यूज अगर यहां पुट करते हैं तो I की वैल्यू क्या निकल आएगी, ये A इक्वल E0 हो जाएगा, K T इक्वल 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, I इक्वल आ जाएगा A0। देयरफॉर I इक्वल A0। अब ये वैल्यू जब यहां पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपकी एक नई इक्वेशन आ जाएगी। वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 A इक्वल माइनस KT प्लस A0, ये आपकी इक्वेशन आ गई सेकंड। इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर लें तो KT इधर ले आए, KT इक्वल आ जाएगा कंसंट्रेशन इनिशियल माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम T, और K इक्वल क्या आ जाएगा, और K इक्वल हो जाएगा 1/T कंसंट्रेशन A0 माइनस कंसंट्रेशन at time T। This equation third is integrated rate equation for the zero order reaction where K is rate constant for zero order reaction. So this equation third is integrated rate equation for zero order reaction। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारी ये मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को आप डेरिवेशन लिख लीजिए, आगे चलेंगे। चलिए, आपने जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन आपने सीख लिया होगा। अब हम देखते हैं इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। तो आगे चलिए, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, इसके माने किसके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। तो देखिए, हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हम देखना चाह रहे हैं, तो वो देखिए क्या है। सबसे पहला, अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन 2 देखें, इक्वेशन 2 आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए क्या दिया था। कंसंट्रेशन A इक्वल माइनस KT प्लस A0। ये हमने इक्वेशन 2, पिछले डेरिवेशन में इक्वेशन 2 आया था, वो ये आया था कि कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल माइनस KT प्लस A0। इस इक्वेशन को देखिए, ये y इक्वल mx प्लस c टाइप का इक्वेशन है, y इक्वल mx प्लस c इस टाइप का इक्वेशन है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो अगर हम
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इस पर ले लें आप टाइम टी। तो जब हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दैट शुड बी स्ट्रेट लाइन। इस तरह का एक ग्राफ आता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया, प्लॉट किया गया, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका स्लोप हो जाएगा -k, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल -k, या इसको ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल माइनस स्लोप ऑफ लाइन। और इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट होता है, ये हो जाएगा a0। तो नोट कर लीजिए, पहला कैरेक्टर क्या है कि कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इक्वेशन सेकंड का ओबे करे तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो नोट कर लीजिए, एनी रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर must obey इक्वेशन सेकंड। जो इक्वेशन सेकंड था उसको ओबे करना चाहिए, विच इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल mx प्लस सी। तो अगर ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है तो जब हम कंसंट्रेशन A और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। थस द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन A versus T will be a straight line with slope equal -k and intercept on concentration axis इक्वल A0। तो जो इंटरसेप्ट आएगा कंसंट्रेशन एक्सिस पर वो क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन कंसंट्रेशन एक्सिस इज A0। तो पहली जो आपकी कैरेक्टर है वो ये है कि कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। और ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन जो है वो y इक्वल mx प्लस सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में a और t के बीच में ग्राफ जो प्लॉट किया जाता है वो स्ट्रेट आता है, जिसका स्लोप होता है -k और इंटरसेप्ट होता है कंसंट्रेशन एक्सिस पर A0। तो पहली प्रॉपर्टी एक ये हो गई। दूसरी बात ये देखी गई है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इनिशियली आपने क्या देखा था, रेट इक्वल k इंटू ए पे पावर 0। इट मीन्स rate of reaction does not depends upon the concentration of reactant. So we can say that when we draw the plot
when we draw the plot of concentration rate versus concentration, there should be a straight line parallel to the concentration axis. तो दूसरा आप समझिए, इस पे हमने ले लिया रेट, इस पर ले लिया हमने क्या, कंसंट्रेशन। तो इसमें जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल इस तरह से कंसंट्रेशन एक्सिस के पैरेलल आना चाहिए, जो इस बात को शो करता है कि रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अगर कम भी होती जाएगी तो रेट वही बना रहेगा, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा कैरेक्टर क्या है, एज द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of reactant, therefore plot of rate versus concentration will be a straight line parallel to axis of concentration। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी ये रेट जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जो कंसंट्रेशन एक्सिस और रेट और कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि कंसंट्रेशन एक्सिस के पैरेलल होगी। ये पैरेलल लाइन क्या शो कर रही है कि रेट जो है वो कांस्टेंट है, इट डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन। तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ ये आ गया। आपको बता दें कि एग्जाम्स में इस तरह के ग्राफ भी दे रखे होते हैं और ये पूछा जाता है कि ये ग्राफ किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए होगा। तीसरा पॉइंट है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड किसे कहते हैं, दैट टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is converted into the product, half amount of reactant is converted into the product। वो टाइम जिसमें किसी रिएक्टेंट का आधा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हो चुका होता है वो कहलाता है आपका हाफ लाइफ। तो आपने जो इक्वेशन पाया वो क्या पाया, आपने इक्वेशन पाया था K इक्वल 1/T A0 minus AT। This was the equation, final equation of zero order reaction। तो अगर इस इक्वेशन में t की वैल्यू हम t हाफ रख दें तो क्या होगा, आफ्टर टाइम t द कंसंट्रेशन विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। क्यों, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड उस टाइम को कहते हैं जिसमें कोई भी रिएक्टेंट हाफ जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। जब हाफ प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा तो बचेगा कितना, हाफ बचेगा। तो when t equal t half, then concentration A इक्वल क्या हो जाएगा, A0/2। ये दोनों वैल्यूज को हम कहां यूज कर लें, इक्वेशन थर्ड में। नाउ यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड, ये आपकी इक्वेशन थर्ड थी, तो K इक्वल आ जाएगा 1/T हाफ। T इक्वल क्या रखना है, T हाफ, ब्रैकेट में A0 माइनस
A0/2 तो कितना हो जाएगा इक्वल 1/t½ इंटू A0/2। t½ को इधर ले आए तो t½ इक्वल आ जाएगा A0/2k। दिस इज इक्वेशन 4। तो आपने इसमें क्या देखा कि t½ की वैल्यू कितनी है A0/2k। सो द जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट फॉलो दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हैं कि हाफ लाइफ पीरियड t½ किसके प्रोपोर्शनल है, t½ इज प्रोपोर्शनल टू initial concentration A0. So you can write that the half-life period of zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of reactant. अगर ये t½ A0 के प्रोपोर्शनल है अगर ये t½ A0 के प्रोपोर्शनल है तो t½ और A0 के बीच जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये t½ ले लें तो ये y इक्वल mx टाइप की इक्वेशन हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, ओरिजिन से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसमें स्लोप हो जाएगा स्लोप 1/2k। चूंकि c इसमें नहीं आ रहा है, y इक्वल mx टाइप की इक्वेशन है, तो इस तरह की इक्वेशन कहां से जाती है, ओरिजिन से जाती है। और इस ओरिजिन से जाती हुई इक्वेशन में स्लोप कितना हो जाएगा 1/2k। तो यहां इनिशियल कंसंट्रेशन और t½ के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो ओरिजिन से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसका स्लोप होता है 1/2k। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, जिसमें पहला क्या बताया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट ओबे इक्वेशन सेकंड, which is the equation of straight line y equal mx plus c. So the plot of A versus t, this is t, A versus t should be a straight line, will be a straight line with slope equal minus k, जो हमने आपको ग्राफ में शो किया है। और इंटरसेप्ट कितना है, ये इंटरसेप्ट कितना है A0। दूसरा ये है कि रेट इसमें इंडिपेंडेंट है। आपकी इनिशियल जो आपने इक्वेशन पाया था वो ये था कि रेट इक्वल के ए पे पावर 0। ए पे पावर 0 मींस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन और रेट के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा जिसमें कंसंट्रेशन एक्सिस के पैरेलल आपकी ये लाइन आएगी। ये पैरेलल लाइन कंसंट्रेशन एक्सिस के ये शो करती है रेट कंसंट्रेशन चेंज होने पर चेंज नहीं होता है बल्कि ये कांस्टेंट है। तीसरा क्या देखा कि हाफ लाइफ पीरियड t½ इक्वल A0/2k की कांस्टेंट है, तो t½ प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा A0 के। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल mx टाइप इक्वेशन है, तो t½ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ओरिजिन से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को शो करेगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी आपकी इसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। एक और प्रॉपर्टी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिए। अब देखिए आगे हम जो है एक और प्रॉपर्टी इसकी बता दें, यूनिट ऑफ के इज रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो के इक्वल आपने क्या पढ़ा है, के इक्वल पढ़ा है आपने कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन
मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स। टाइम को टाइम ले लें, टाइम मिनट सेकंड हो सकता है, तो यूनिट आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये आ गई यूनिट ऑफ के। किसके लिए? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो इस तरह से आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो प्रॉपर्टीज थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनको स्टडी किया। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इनको आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसी तरह से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।